तो आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुलझाने में सदियों का वक्त और आधुनिक विज्ञान लग गया। हम बात कर रहे हैं बॉम जीसस की, खोज के युग का एक ऐसा जहाज जिसकी कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। चलिए बिना देर किए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, 16वीं सदी का एक विशाल लकड़ी का जहाज जो सोने, चांदी और बेशकीमती खजाने से लदा हुआ है, वो गहरे समंदर में नहीं बल्कि हीरों से भरे एक तपते रेगिस्तान में दफन मिलता है। मतलब ये कोई कहानी नहीं, बिल्कुल सच है ना? ये अपने आप में एक अजीबोगरीब और दिलचस्प विरोधाभास। नाविकों का खजाने का सपना आखिरकार हीरों के बीच ही दफन हो गया। साल 2008 की बात है। नामीबिया के तट पर डी बियर्स कंपनी के खनिक अपना रोज का काम कर रहे थे। उन्होंने खनन के लिए जैसे ही समंदर के पानी को पीछे धकेला तो रेत के नीचे से ये 500 साल पुराना विशाल ढांचा बाहर आ गया और इसी के साथ ये उप सहारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर मिला अब तक का सबसे पुराना और मूल्यवान शिपरेक बन गया। तो चलिए सबसे पहले इस घोस्ट शिप यानी इस बेनाम जहाज की असल पहचान को डीकोड करते हैं। $1,30,00,000। जी हाँ, आज के समय में उस खजाने की कीमत इतनी ही आंकी गई है। रेत से सोने और चांदी के 2000 से भी ज्यादा बिल्कुल नए जैसे चमकते हुए सिक्के निकाले गए। और पता है, इन्हीं सिक्कों ने इस जहाज का असली नाम और इसकी कहानी दुनिया के सामने रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। जहाज तो पुर्तगाली था, लेकिन खजाने में 68% से ज्यादा सिक्के स्पेनिश थे। शुरू में तो पुरातत्वविदों का दिमाग ही चकरा गया, लेकिन जल्द ही ये गुत्थी सुलझी। दरअसल ये उस पुर्तगाली बेड़े में किया गया एक बहुत बड़ा स्पेनिश निवेश था। पहचान को बिल्कुल पक्का करने का काम किया किंग जुआओ तृतीय के समय के कुछ बेहद दुर्लभ पुर्तगाली क्रूजाडो सिक्कों और उस दौर के ऐतिहासिक पत्रों ने। जब शोधकर्ताओं ने तारीखों का मिलान किया तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। ये साल 1533 में भारत के लिए निकला बॉम जीसस नाम का जहाज था जो केप ऑफ गुड होप के पास कहीं लापता हो गया था। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, एक कॉपर टाइम कैप्सूल जिसने समय की मार को ही रोक दिया। आमतौर पर समंदर के खारे पानी में लकड़ी के जहाज़ों का क्या होता है? समुद्री जीव और कीड़े उन्हें पूरी तरह से चट कर जाते हैं। कुछ ही दशकों में उनका नामो निशान मिट जाता है। लेकिन बॉम जीसस के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। असल में इसके कार्गो में इतना तांबा भरा था कि उसने आसपास के पानी में जहर घोल दिया। लकड़ी खाने वाले जीव दूर रहे और ये मलबा 500 सालों तक बिल्कुल सुरक्षित रहा। और ये तांबा आया कहाँ से था? मलबे से 17 टन वजन वाले तांबे के 1845 टुकड़े मिले। कमाल की बात यह है कि इन पर एक खास त्रिशूल का निशान छपा हुआ था। ये निशान 16वीं सदी के किसी बारकोड की तरह काम कर रहा था। इसने जांचकर्ताओं को सीधे जर्मनी के सबसे अमीर फुगर बैंकिंग परिवार और स्लोवाकिया के पहाड़ों तक पहुंचा दिया। तांबे के बाद आइए इस खजाने के एक और बड़े हिस्से हाथी दांत को डिकोड करते हैं। मलबे से 105 हाथी दांत मिले थे। अब 500 साल पुराने इन दांतों से जानकारी कैसे निकाली जाए? इसके लिए आधुनिक विज्ञान का सहारा लिया गया। पहले डीएनए निकाला गया, फिर माताओं के जरिए भौगोलिक मूल का पता लगाने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का विश्लेषण किया गया और आखिर में आइसोटोप विश्लेषण से ये समझा गया कि वे हाथी किस तरह के पर्यावरण में रहते थे। और नतीजे, सच कहूं तो वो चौंका देने वाले थे। समंदर की गहराइयों में 5 सदियां बिताने के बावजूद 71% हाथी दांतों से टेस्ट करने लायक डीएनए मिल गया। नामीबियाई तट की उन बर्फीली समुद्री धाराओं ने मानो एक विशाल डीप फ्रीजर का काम किया था जिसने डीएनए को सुरक्षित रखा। इस डेटा से एक बहुत ही हैरान करने वाला सच सामने आया। ये सभी दांत पश्चिम अफ्रीकी वन हाथियों के 17 खास झुंडों के थे। लेकिन सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? आज उन 17 में से सिर्फ 4 झुंड ही दुनिया में बचे हैं। ये आंकड़े सिर्फ 16वीं सदी के पुर्तगाली व्यापार मार्गों को ही नहीं दिखाते, बल्कि हाथियों की पारिस्थितिक विनाश की एक बहुत ही दर्दनाक तस्वीर भी पेश करते हैं। लेकिन खजाने और व्यापार से परे उन इंसानों का क्या हुआ जो इस जहाज पर सवार थे? चलिए इन नाविकों की नियति पर एक नजर डालते हैं। बॉम जीसस जिस जगह डूबा था वो नामीबिया का एक बेहद कठोर, बंजर और खौफनाक रेगिस्तानी तट है। मीलों तक सिर्फ रेत ही रेत, ना पीने का पानी, ना कोई हरियाली। जरा सोचिए
उन भयंकर तूफानी लहरों से किसी तरह जान बचाकर इस वीराने में पहुंचना किसी डरावने सपने के सच होने जैसा ही तो था। उस जमाने के अन्य ऐतिहासिक दस्तावेज भी हमें बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीकी तटों पर जहाज डूबने के बाद जो लोग बच जाते थे, उनका सफर कितना दर्दनाक होता था। भूख, प्यास और रास्तों का भटकाव यही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते थे। अगर आप इन उत्तरजीविता के आंकड़ों को देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर सेंट जॉन जहाज के डूबने के बाद शुरुआत में 500 लोग जिंदा बचे थे, लेकिन अफ्रीका के इस क्रूर इलाके को पैदल पार करने की कोशिश में आखिर में सिर्फ 25 लोग ही जिंदा लौट पाए। मृत्यु दर सच में डरा देने वाली थी। तो बॉम्ब जीसस के चालक दल के पास क्या रास्ते थे? बचने के लिए उनके पास दो ही विकल्प थे। या तो वे उत्तर की तरफ उस तपते हुए रेगिस्तान में चले जाएं, या फिर दक्षिण में ऑरेंज नदी की तरफ बढ़ें। ये सचमुच जीवन और मृत्यु का सीधा फैसला था। अगर उन्होंने थोड़ी समझदारी दिखाई होती और दक्षिण की तरफ मार्च किया होता, तो शायद उनकी जान बच सकती थी। वहां से सिर्फ 10 मील की दूरी पर ऑरेंज नदी का ताज़ा पानी मौजूद था। इसके अलावा तट पर कभी कभार फंस जाने वाली व्हेल मछलियां, रेगिस्तानी घोंघे और वहां के स्थानीय लोगों के साथ व्यापार करके वे खुद को जिंदा रख सकते थे। इन नाविकों की आखिरी उम्मीद शायद वहां के स्थानीय पूर्व औपनिवेशिक खोइसन लोग ही थे। अगर नाविकों ने उनके साथ शांति से बातचीत की होती और व्यापार किया होता, तो शायद उन्हें वो मदद मिल जाती जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमयी और सुनकर देने वाला सच तो मलबा स्थल पर ही छिपा था। लगभग 300 लोगों के उस भारी भरकम चालक दल में से वहां सिर्फ एक ही मानव अवशेष मिला, एक जूते के अंदर फंसी पैर के अंगूठे की हड्डी। बस इतने सारे लोगों की बाकी हड्डियां आखिर गायब कहाँ हो गईं? ये एक ऐसा सन्नाटा है जो आज भी डराता है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या वे सभी बिना कोई सुराग छोड़े उन तपते रेत के टीलों में दफन हो गए, या फिर उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ व्यापार किया, अपनी एक नई जिंदगी शुरू की और हमेशा के लिए उसी रेगिस्तान का हिस्सा बन गए? खोज के इस युग की ये मानवीय कीमत हमें इतिहास के पन्नों में दबी उन अनकही कहानियों पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।